हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सीमा प्रवेश स्थानों से बांग्लादेश के 13 नागरिकों को भारत में घुसने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया। बीएसएफ ने रविवार को एक बयान में ये जानकारी दी। बता दें कि शुक्रवार को अलग अलग स्थानों से सुरक्षा बलों ने 13 बांग्लादेशी लोगों को गिरफ्तार किया था। बयान में बताया गया है कि बांग्लादेश के 5 नागरिकों को बिठारी सीमा चौकी से पकड़ा गया। वहीं पड़ोसी देश के 6 नागरिकों को हकीमपुर सीमा चौकी के निकट से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश के 2 और नागरिकों को तराली सीमा चौकी से गिरफ्तार किया गया। बॉलीवुड में एनसीबी की छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। फिल्म स्टार्स के बाद अब एनसीबी की टीम ने बॉलीवुड के कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के घर पर छापा मारना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाल के घर से एक दिन पहले ही कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई थी, लेकिन एनसीबी की टीम ने जिस समय नाडियाडवाला के घर पर छापा मारा उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे। अब इस मामले में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माता निर्देशक फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोरोना वायरस को मात देकर रविवार को अपने घर लौट आए हैं। वहीं उनके कोरोना को मात देकर घर लौटने की खुशी में आरपीआई कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बीते दिनों कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे और रविवार को वो ठीक होकर घर लौट आए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के महासचिवों की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर चर्चा की गई है। बता दें कि इससे पहले सितंबर में नड्डा ने अपने पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की थी। इसमें राम माधव, पी मुरलीधर राव, सरोज पांडे और अनिल जैन जैसे कुछ प्रमुख चेहरों को महासचिव पद से हटा दिया गया था। संगठन में महासचिवों की टीम की काफी अहम भूमिका होती है। तो दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के महासचिवों की बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बिहार चुनाव के परिणामों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि इससे पहले सितंबर में नड्डा ने अपने पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की थी। इसमें राम माधव, पी मुरलीधर राव, सरोज पांडे और अनिल जैन जैसे कुछ प्रमुख चेहरों को महासचिव के पद से हटा दिया गया था। जानकारी दे दें कि संगठन में महासचिवों की टीम की काफी अहम भूमिका होती है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। राम माधव, पी मुरलीधर राव, सरोज पांडे और अनिल जैन जैसे कुछ प्रमुख चेहरों को महासचिव के पद से हटा दिया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मुंबई में हिंदू धार्मिक संगठन ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में सैकड़ों की संख्या में समाजसेवी अनिल यादव के नेतृत्व में देवी भक्तों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीरों को पैरों तले कुचल दिया। दरअसल यह विरोध नवरात्रि के दौरान पाकिस्तान में मशहूर हिंदू देवी मंदिर हिंगलाज माता मंदिर के तोड़े जाने के विरोध में था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में शक्तिपीठ माने जाने वाली हिंगलाज माता मंदिर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया था और वहां के स्थानीय हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। इसी का विरोध करने के लिए और भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की मदद या वाहन के लिए ये प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जो पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर जो तोड़ा गया उसका हम विरोध कर रहे हैं और उसका संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की आगे घटनाएं नहीं होनी चाहिए करके, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहते हैं कि भाई इस तरह की घटनाएं होगी तो हम कड़ा विरोध करते रहेंगे हिंदुस्तान में करके। तो हम संदेश देना चाहते हैं कि आगे से पाकिस्तान अब हमारे हिंदू धर्म के मंदिर को तोड़ा न जाए। इस तरह से हम विरोध करते हैं, निषेध कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पे पहले तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, इमरान खान का विरोध करते हुए उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाद में हमने इमरान खान की जो फोटोज़ थी उसके ऊपर चप्पल मारे हुए हैं और साथ में हमने यहाँ पे आरती की है कि वहाँ के जो हिंदू रह रहे हैं पाकिस्तान में उनको संरक्षण मिले। और साथ में हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रह गए जो हिंदू हैं उनको संरक्षण मिले और साथ में ही वहाँ पे जो मंदिर है वो उसको संरक्षण मिले।
पाकिस्तान में जो शक्तिपीठ हिंगलाज माता मंदिर में दुर्गा माता की मूर्ति तोड़ी गई है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। ये सरासर हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे एक प्रकार का हमला है पाकिस्तान के द्वारा। वहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है। हम भारत की सरकार और पूरे देश दुनिया के माध्यम से ये पाकिस्तान को संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो, वहाँ के शक्तिपीठ को न तोड़ा जाए, वहाँ के मंदिरों को न तोड़ा जाए और हिंदुओं को संरक्षण दिया जाए। हिंदुओं पे अत्याचार भारत नहीं सहेगा। आने वाले समय में इसी प्रकार कड़ा संदेश। दिल्ली में कोरोना वायरस अब तीसरे चरण पर आ गया है। कोरोना वायरस के 7,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में सब कुछ खोल भी दिया गया है। इस कारण से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और मौसम भी बदल रहा है, तो इस कारण से कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब डॉक्टर भी लोगों को समझाने सड़क पर निकल पड़े हैं कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने लोगों को समझाने के लिए कदम उठाया और लोगों को जागरूक करने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल से पैदल चलकर कनॉट प्लेस तक लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम, ये क्या जागरूक कर रहे हैं कोरोना के चलते? देखिए, कोरोना के लिए जागरूक ये कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी महामारी है जो पूरे विश्व पे एक कहर की तरह बरसी है और हम भी इससे अछूते नहीं हैं। अब जब शुरू में तो बहुत डरे डरे थे लोग, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब आप बाहर निकलें तो देखने को मिलता है कि सावधानी में ढिलाई। कोरोना काल के दौरान कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर्स, सरकारी कर्मचारियों के जज्बे को सलाम करने के लिए पंजाब के संगरूर के 39 वर्षीय नौजवान पंपोश कौशिक और उसके अन्य 19 साथियों ने हिमाचल प्रदेश की शिलोंग वैली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप पीक पर तिरंगा लहराकर कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी और कोरोना काल में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि यह चोटी 17,353 फीट ऊंची है। ठीक है, ये ऐसा है कि अब सभी लोग जानते हैं कि एक हमारे वर्ल्ड पैंडमिक चल रहा है, कोरोना चल रही थी, तो हम ऑलरेडी पिछले 10-12 साल से माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स करते आ रहे हैं। तो इस सीज़न टोटली क्लोज़ हो चुका था और जैसे जैसे हमने इस बीमारी के ऊपर हमारी सरकारों ने, हम सब ने कंट्रोल किया और फिर धीरे धीरे अनलॉक 1, 2, 3 फेसेस आए, तो हमने सोचा कि एक पीक को क्लाइम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम विंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्दियां आने वाली हैं, तो इस सीज़न को हम एक पीक क्लाइम करते हैं और उसको हम मेन मोटिव होगा कि हम कोरोना वायरस के नाम पे उस पीक को क्लाइम करें, ताकि बहुत से लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की है कोरोना वॉरियर्स की, तो हम अपनी एडवेंचर स्पोर्ट्स माउंटेनियरिंग के ज़रिए एक पीक को चुना चाहते थे ताकि हम सीज़न क्लोज़ होने से पहले पहले इसे हम सफलतापूर्वक कर सकें। तो इसके लिए मेरे दोस्त हैं राहुल गुप्ता। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत सोमवार को पंजाब दौरे पर आ रहे हैं। वो इस दौरान लुधियाना जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो सोमवार को दोपहर 1 बजे समराला चौक जाएंगे, जहां वो महिला कांग्रेस के धरने में शामिल होंगे और यहां धरने को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो सर्किट हाउस जाएंगे, जहां 3 बजे एमएलए और एमपी के साथ उनकी बैठक होगी और इसके बाद शाम को 4 बजे वो लुधियाना देहाती और शहरी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पंजाब के मानसा में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट कमेटी सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज छाबड़ा के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन उग्राहां के सदस्यों को पुलिस ने बेशक बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया था, लेकिन रविवार को एक बार फिर से किसानों ने बड़ी संख्या में जमा होकर पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग की परवाह न करते हुए बीजेपी नेता के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों का कहना रहा कि वो अब रोजाना बीजेपी के नेताओं के घरों का घेराव करेंगे। दरअसल किसान कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पंजाब में बीजेपी नेताओं का घेराव कर रहे हैं। शांतमई नाल मतलब धरना देना आया ते नाले ना दस्सण आया कि जिहड़ी मोदी सरकार काले कानून लेके आई है उन्हां नूं रद्द कराउण दे लई ये मोदी सरकार तक आवाज़ पहुँचाउण, पर दूजे पासे जिहड़ियां सरकारां ने ये किसानां दे पक्षी किदी नहीं हुंदियां, कित्थे तां हर रोज़ आवाज़ां उठाउंदियां भी असीं किसानां दे पक्षी आ सरकारां। कल भी असीं आए सी, कल इत्थों दी सरकार दे पैरां थੱਲੇ
ਅੱਗ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ 12 ਮੂਹਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਨਾਲੀ ਦਾ ਥਰਮਲ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਥਰਮਲ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਏ ਦਾ, ਡੀਏਪੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਇਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਿਰਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਆਪਦੀ सेंटर। हरियाणा के फतेहाबाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता की। पटाखा व्यापारियों को राहत देते हुए उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर की प्रेस वार्ता रही। आपको जानकारी दे दें कि पटाखा व्यापारियों को राहत देते हुए सीएम ने कहा कि दीपावली पर 2 घंटे पटाखे बजाने के लोगों को छूट मिलेगी। इससे पटाखा व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा। कोरोना के कारण लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया था। साथ ही सीएम ने जहरीली शराब मामले और किसान आंदोलन को लेकर भी बयान दिए। रामनगरी में होने वाले चौथे दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने अयोध्या पहुंचकर राम की पैड़ी पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दीपोत्सव को भव्य बनाने को लेकर चर्चा भी की। रामनगरी में हर वर्ष की तरह इस बार भी दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन हर साल की अपेक्षा इस बार और अधिक भव्य दीपोत्सव मनाने की योजना है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ करीब 6 लाख दिए रामनगरी में एक साथ जगमगाएंगे। आज यानी रविवार को अयोध्या पहुंचे एसीएस सूचना, डीजी इंटेलिजेंस, एडीजी कानून व्यवस्था, डायरेक्टर सूचना विभाग ने अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के दीपोत्सव के लिए आज हम लोग को पूरी टीम को भेजा है कि यहाँ पर जैसे हर साल दीपोत्सव होता है, इस साल भी उससे भव्य दीपोत्सव हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो और कहीं भी कोविड के नियमों का पालन की कठिनाई ना हो। यहाँ आज एसीएस सूचना, यहाँ आज डीजी इंटेलिजेंस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हम सभी लोग लखनऊ से आए हैं, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, यहाँ कमिश्नर, यहाँ पर जो है यहाँ के डीआईजी, यहाँ के एडीजी, यहाँ डीएम और यहाँ के दीपक, उनके सभी साथ यही डिस्कशन चल रहा है कि इस बार और कैसे भव्य किया जाए। और 2-3 चीज़ें ज़रूर कहेंगे कि इस बार भी कुछ नायाब चीज़ें जो है पर्यटन विभाग की ओर से, सूचना विभाग की ओर से और सभी की ओर से किया जा रहा है। वहाँ भी दीपोत्सव जाएगा। वहाँ भी एक चीज़ और कर रहे हैं, देखो एक चीज़ और कर रहे हैं कि इस बार डिजिटल दीपावली भी आप मना सकते हैं। हम लोग इसको भी लॉन्च कर रहे हैं इस साल कि आप सभी देश में विदेश में कोई भी डिजिटली जो है अयोध्या में राम मंदिर में दिया जला सकता है। ऐसी व्यवस्था पहली बार इस बार हम कर रहे हैं डिजिटल दीपावली की भी। दूसरा, जैसा मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार आतिशबाजी, वो जो एक्चुअल आतिशबाजी है वो नहीं होगी, उसी जगह लेज़र की आतिशबाजी का शो होगा, वो पहली बार होगा यहाँ पर। तो 2 चीज़ें नई जुड़ रही हैं, डिजिटल दीपावली और आतिशबाजी का लेज़र शो। हाँ, वो गिनीज 5,51,51,000 दिए लोग जला रहे हैं, वो तो इधर ही जलेंगे, बाकी पूरे
अयोध्या में मंदिरों में दिए जलेंगे, वो उसकी संख्या उसके अलग है। और इसके अलावा जो डिजिटली लोग दिए जलाएंगे। वहीं आज बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के सिविल कोर्ट परिसर स्थित जिला जज के कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के अलावा जिलाधिकारी पंकज दीक्षित और पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह भी उपस्थित हुए। इस सेमिनार में मुख्य रूप से बाल अधिकार से जुड़े मामलों की विवेचना की गई। सैनिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम विषय पर यह सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने बाल अपराध से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए कहा कि बाल अधिकार संरक्षण कानून के प्रावधानों को जागरूकता पूर्वक लागू करने की आवश्यकता है, ताकि पीड़ित बच्चों को अधिक से अधिक कानूनी लाभ और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। तो आज बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के सिविल कोर्ट परिसर स्थित जिला जज के कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह के अलावा जिलाधिकारी पंकज दीक्षित और पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह भी उपस्थित हुए। इस सेमिनार में मुख्य रूप से बाल अधिकारों से जुड़े मामलों की विवेचना की गई। सैनिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम विषय पर यह सेमिनार आयोजित किया गया। हरियाणा के सोनीपत में जहां जहरीली शराब ने अपना कहर बरपा रखा है, वहीं इसके तार अब फरीदाबाद से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में एक के बाद एक मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा ही ताजा मामला गांव छायासा से सामने आया है, जहां देर रात एक युवक की जहरीली शराब पीने के चलते मौत हो गई। बता दें कि फरीदाबाद में अभी तक जहरीली शराब पीने से 4 युवकों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 जिंदगी और मौत के बीच झूलते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग की अभी तक नींद नहीं खुली। जिस दिन सोचा भाई थोड़ा हैंगओवर हो गया होगा, तो अगले दिन इनका दोस्त है वो इनको हॉस्पिटल लेके आया, जिससे इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। और फिर यहाँ हॉस्पिटल में जाए, जिससे इनके दारू में पॉइजन बताया गया। दारू में पॉइजन बताया गया? जी। संजीव नाम का लड़का छाईसा का, उससे इन्होंने दारू खरीदी थी। अच्छा। तो क्या करते थे, क्या काम है? पेट्रोल पंप पे काम करते थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो कोई दारू अवैध थी, क्या थी, किस तरीके से थी? ये तो नहीं पता जी अवैध थी कैसे थी, वैसे पता जी संजीव नाम के लड़के से ली थी और उन्होंने ड्रिंक करी। 2 बंदे थे साथ में जिन्होंने करी थी, दोनों एक्सपायर हो गए। दोनों एक्सपायर? दूसरे कब एक्सपायर हुए थे? वो 2 दिन पहले। क्या नाम था उनका? चरण सिंह नाम था जी। नहीं सर। खबर हरियाणा के बल्लभगढ़ से, जहां सेक्टर 2 सामुदायिक भवन में निकिता तोमर की शोक सभा आयोजित की गई, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, डीसी यशपाल यादव, पूर्व पार्षद टेकचंद शर्मा सहित अन्य अधिकारियों और विधायकों ने शिरकत की। वहीं श्रद्धांजलि सभा में करणी सेना प्रमुख सूरजपाल भी मौजूद रहे। निकिता तोमर श्रद्धांजलि सभा में क्या कहेंगे? निकिता तोमर को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत दुख है कि आज बच्ची हमारे बीच में नहीं है। आज इस छोटी सी बच्ची को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग आए हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मसले को ले जाने के लिए कहा है, उसके मामले को बड़े स्पीड से लेके गए हैं। चार्जशीट पेश कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि इसको और गंभीरता से, इस पे जो वकील चंडीगढ़ से बाकायदा लगातार आ रहे हैं इस केस को देखने के लिए, मैं स्वयं भी इस मामले को देख रहा हूँ एडवोकेट होने के नाते। जल्दी ही न्याय मिलेगा और दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। परिवार मांग कर रहा है, परिवार ने और है। हरियाणा सरकार ने समय से 15 दिन पहले गन्ना मिल चालू करने का फैसला लिया है, जिससे किसानों में खुशी तो है, लेकिन भाव को लेकर मायूसी छाई हुई है। किसानों का कहना है कि गन्ने की खेती में लागत ज्यादा लगती है, इस हिसाब से गन्ने का दाम ज्यादा मिलना चाहिए। लागत ज्यादा आने से खेती घाटे का सौदा होती जा रही है। वहीं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी गन्ने के भाव बढ़ाने के संकेत दे चुके हैं। टाइम पे पहले पर बात है, कोई ने बदामती है सरकार 6 साल हो गए, को 10 रुपये था, वो 2.5 साल बता था, 60 रुपये अंत है सरकार उन्होंने खा रही है।
आज मीटिंग है, कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है वही कि हम तो न्यू उम्मीद कर रहे हैं, ये कम से कम 400 का भाव करना चाहिए गन्ना का, जब 2 रुपये बचे। कितनी लागत आती है किले की अगर बात करें? 1 किलो में 60-70 हज़ार रुपये खर्चा हो। हरियाणा के अंबाला में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज सफाई कर्मचारियों द्वारा विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें हरियाणा के सभी जिलों के सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। अंबाला कैंट के इंदिरा पार्क के नजदीक हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी एकत्रित हुए। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। आज का जो ये प्रदर्शन है, ये सरकार की वायदा खिलाफी और वार्ताहीनता के खिलाफ आज ये पूरे प्रदेश के पालिका परिषदों के कर्मचारी यहाँ हजारों की संख्या में अनिल विज शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। सरकार से हमारी 2 दौर की वार्ता हुई थी, 25 अप्रैल और 17 अगस्त को। इन वार्ताओं में सरकार ने ये माना था कि पालिका परिषद और निगमों में जो सफाई कर्मचारी, सीवरमैन या तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, फायर के कर्मचारी लगे हैं, उन सभी का ठेका प्रथा समाप्त करने का उन्होंने वायदा किया था। कोरोना से मौत होने पर कर्मचारी के आश्रित को 50 लाख रुपये विशेष आर्थिक सहायता। हरियाणा की फतेहाबाद पुलिस ने हेरोइन की तस्करी कर रही एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला तस्कर स्कूटी में हेरोइन छुपाकर उसकी तस्करी कर रही थी। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान फतेहाबाद के गांव में मिराना के पास महिला को रुकवाकर जब उसकी तलाशी ली तो महिला से 110 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। CIA के ASI भूपेंद्र अपनी टीम के साथ मिराना गांव के पास मौजूद थे, जो गश्त पड़ताल में जा रहे थे। उन्होंने वहां बस अड्डा के नज़दीक मिराना के इस महिला को काबू किया है। 110 ग्राम हेरोइन बरामद की है इससे। तो आगे कार्रवाई? इसकी आगे कार्रवाई हमारी ASI लेडी द्वारा जारी है और अभी इसको पेश अदालत किया जाएगा। नियमानुसार इसकी गिरफ्तारी की गई है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नमकीन के कारखाने पर कार्रवाई की और वहां कई अनियमितताएं पाई गई। रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत गांधीनगर क्षेत्र में आवासीय मकान के बाहर टीन शेड लगाकर एक प्रतिष्ठान पर नमकीन का कारखाना चलाया जा रहा था, जिसमें काफी सामग्री एक्सपायरी डेट की भी पाई गई।
तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नमकीन के कारखाने पर कार्रवाई की और वहां कई अनियमितताएं पाई गई। रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत गांधीनगर क्षेत्र में आवासीय मकान के बाहर टीन शेड लगाकर एक प्रतिष्ठान पर नमकीन का कारखाना चलाया जा रहा था, जिसमें काफी सामग्री एक्सपायरी डेट की भी पाई गई है। जितना भी सामान वहां पर मौजूद था उनका सैंपल ले लिया गया है और उन्हें टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और विभाग की इस कार्रवाई से अन्य जो इस तरह के मिलावटखोर व्यापारी हैं उनमें हड़कंप मच गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत रसद विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नमकीन के कारखाने पर कार्रवाई की और वहां कई अनियमितताएं पाई गई। रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत गांधीनगर क्षेत्र में आवासीय मकान के बाहर टीन शेड लगाकर एक प्रतिष्ठान पर नमकीन का कारखाना चलाया जा रहा था, जिसमें काफी सामग्री एक्सपायरी डेट की पाई गई है। यूपी के झांसी के थाना लहचुरा क्षेत्र के ग्राम खरका में एक टैक्सी चालक की मारपीट कर उसे अधमरा कर आरोपी भाग गए, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक 2 दिन से लापता था। वहीं जानकारी मिलने पर मोटरसाइकिल से आ रहे मृतक के रिश्तेदार का भी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया और उसकी भी मौत हो गई। तो यहाँ चौराहे से कोई खरका के उनके जान पहचान के लोग मिले और उन्हें खरका लेके गए और वहाँ पे जुआ हुआ खिलवाया, दारू वारू पिलाई और मारपीट की। फिर हमें मालूम चला 2:30-3 बजे के समथिंग, तो 3 बजे हम घर लेके गए उन्हें, तो उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी। फिर जब मैं वहाँ से लेके आया उन्हें तो उनको 5 बजे की समथिंग कुछ उल्टी टाइप की हो रही थी, तो मैं अस्पताल। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के लेबर कॉलोनी में स्थित बिजली घर में एक शख्स ने आज जमकर हंगामा मचाया। शख्स ने एसडीओ रणवीर सिंह पर 65,000 रुपए लेकर जमा न करने का आरोप लगाया है। शख्स का आरोप है कि एसडीओ को पैसे देने के बाद भी बिजली का बिल जमा नहीं किया गया। उसके मुताबिक उसकी पत्नी के नाम बिजली कनेक्शन है और 95,000 का बिल दे दिया, जिसकी रसीद भी नहीं दी गई। 6 महीने बाद मीटर लगाया गया, जिसे 2 महीने बाद निकाल दिया गया, जिसके बाद उसके पास 1,70,000 का बिल आया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इस मामले में एसडीओ रणवीर सिंह का कहना है कि ये व्यक्ति जो है झगड़ालू किस्म का है, कनेक्शन काटने नहीं देता है। बड़े बेटे पर भी बकाया चल रहा था, संशोधन कर दिया। इनका बेटा आया, किसी संविदा कर्मी को रुपए दिए, ऐसे संज्ञान में आया। अब संविदा कर्मियों से जब बात की गई तो पता चला कि 40,000 संविदा कर्मियों को दिए। वहीं अधिशासी अभियंता अरविंद पांडे अपने एसडीओ को बचाने में लगे और मीडिया से नजर बचाते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने 3 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के भिटौरा गांव के नौरंगी की शिकायत पर 7 नवंबर को मुकामी थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 24 घंटे में 3 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 2 कट्टा, 12 बोर, कारतूस 12 और एक मोटरसाइकिल लैपटॉप बरामद किया। थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर में एक चोरी की घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उन अभियुक्तों के पास से चोरी का 4,06,750 रुपया, एक मोटरसाइकिल, 2 कट्टे 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस, लैपटॉप आदि 100% सामान की बरामदगी 24 घंटे के भीतर की गई है। आगे की यूपी के बहराइच में फर्जी एक्सरे टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल फर्जी टेक्नीशियन सरकारी जिला अस्पताल के एक्सरे रूम में तैनात था और पैसा लेकर फर्जी रिपोर्ट बनने का गोरख धंधा करता था, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तार कर इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
राजस्थान के पाली में शिवपुरा थाना इलाके के जंगल में एक महिला का क्षत विक्षत शव मिला है। बता दें कि ये उसी महिला का शव था जिसका 2 दिन पहले हाथ अपने मुंह में दबाकर धाकड़ी गांव के स्कूल में जो श्वान थे वो लेकर पहुंचे थे। वहीं पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई थी और लगातार इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी और आज महिला का शव बरामद किया गया है। वहीं जानकारी मिल रही है कि अभी आरोपियों की धरपकड़ नहीं हो सकी है। शिमला जिले में हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बलोग घाटी के पास एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से करीब 600 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस स्टेशन ढली के एएसआई रामपाल ने बताया कि शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अमेरिकी चुनाव में पराजय के साथ ही रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति ट्रंप की जगह हथियाने की होड़ शुरू हो गई है। ये लगभग साफ हो जाने के बाद कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्र बनने की राह बंद हो गई है। पार्टी के कई नेता अब खुलकर उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक वर्ग में ट्रंप की भारी लोकप्रियता के कारण 4 साल तक पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कोई सुगबुगाहट नहीं हुई थी। पार्टी महाभियोग मामले में भी उनके पक्ष में बिल्कुल दलगत आधार पर एकजुट हो गई थी। इसके अलावा राष्ट्रपति के कई कदमों का पार्टी नेताओं ने भी समर्थन किया, जिन्हें आम व्यवहार के खिलाफ समझा गया। लेकिन हालात बदलते ही अब चुनाव में धांधली होने के ट्रंप के आरोप को लेकर पार्टी नेता उनसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। मसलन मैरीलैंड राज्य के गवर्नर लैरी होगन ने चुनाव प्रणाली पर ट्रंप के आक्षेप को बहुत परेशान करने वाला व्यवहार बताया। तो 2012 में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे मिट रोमनी ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। खबर हरियाणा के हिसार से, जहां जाट एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव की घोषणा हो गई है। रविवार यानी कि 8 नवंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 20 जनवरी 2021 तक चलेगी। सबसे पहले कॉलेजियम का चुनाव होगा, जिसमें सोसाइटी के 14,908 स्थायी सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सोसाइटी के कॉलेजियम के चुनाव 25 दिसंबर को होंगे और गवर्निंग बॉडी के लिए 20 जनवरी को चुनाव कराए जाएंगे। इस दौरान जाट एजुकेशनल सोसाइटी चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी प्रदीप ने बताया कि 8 नवंबर को सभी सदस्यों की लिस्ट जारी की जाएगी। 28 से 29 नवंबर तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। वहीं 29 नवंबर को ही नामांकन की छंटनी होगी और 4 दिसंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। बता दें कि 7 दिसंबर को अंतिम प्रत्याशी की सूची चुनाव चिन्ह के साथ जारी कर दी जाएगी। इसके बाद 25 दिसंबर को राजगढ़ रोड स्थित जाट बीएड और लॉ कॉलेज में चुनाव होगा। उसी दिन शाम को मतों की गिनती के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जाट शिक्षण संस्थान का कल इलेक्शन मई में ड्यू था, लेकिन कोरोना की वजह से ये इलेक्शन पोस्टपोन हुआ था और जिसमें मुझे शिक्षण संस्थान ने रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया था और मेरे साथी अनिल शोराण जी को और करण सिंह दलाल जी को असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया था। और अब हमने इस संस्था का इलेक्शन करवाने का फैसला किया है, जो 25 दिसंबर 2020 को वोट डाले जाएंगे। टोटल वोट इस संस्था के 14,908। हिमाचल के मनाली में जापान की नामी कंपनी द्वारा एक बागबानी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक मशीनों की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में जिला कुल्लू और मनाली के बागबानों और किसानों ने हिस्सा लिया। हाई टेक्नोलॉजी की मशीनों के बारे में जानकारी किसानों को दी गई। इस दौरान माकिटा कंपनी की मशीनों के कार्य करने और आसानी से काम करने की भी बारीकी से जानकारी दी गई। कोविड-19 और इन सब की वजह से जो हमें लेबर और इंटेंस वर्क्स है, जो कि बागवानी में काफ़ी लेबर ओरिएंटेड आपका काम रहता है, तो उसके लिए जो ये प्रोडक्ट हैं जापान के, ये बहुत ही सहायक है
और जैसा कि हमने अभी एक स्पेशल प्रोडक्ट जो प्रूनिंग बैटरी ऑपरेटेड प्रूनिंग स्केचर का हमने अभी यहाँ पे लॉन्च किया है, और साइड बाई साइड इसके साथ ही कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, ब्रश कटर हैं और चेन साज हैं, सब बैटरी ऑपरेटेड हैं, ये सब लॉन्च किए हैं हमने। तो ये सब फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अभी यूरोप और बाकी देशों में किसान व बागवान इसको छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 7 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अस्पताल का वर्चुअल ऑनलाइन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, बलौदाबाजार के विधायक सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने किया था। वहीं राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने शहर अस्पताल का लोकार्पण किया। शरीक हुए हमारे विधायक सुरेंद्र शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष, सारे लोग उपस्थित हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही चिंतित है और कोरोना काल में अनेक योजनाएं, अनेक कार्यक्रम हुए और छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए सब जनप्रतिनिधि से मिलकर, मंत्री से मिलकर सारे लोग सबकी सामूहिक जिम्मेदारी और भागीदारी से छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। बिहार के भागलपुर सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज के प्रांगण में गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी ने स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी के संस्थापक गोल्डन आर्मी ब्रो ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने सेना के जवानों का फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में मार्शल आर्ट के चयनित छात्रों को मुख्य अतिथि ने मार्शल आर्ट के कैडर वस्त्र देकर सम्मानित किया। गोल्डन मार्शल आर्ट एकेडमी के सर गोल्डन सर हम लोग को सर गाइड करते हैं कि किस तरह सर दौड़ा जाए और आगे सर फिजिकल के लिए फिजिकल के नहीं दौड़ करके फिर क्या क्या सेलेक्ट होता है? दौड़ के लिए सर हम लोग सर आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं सर। तैयारी करते हैं। तो हिमाचल के कुल्लू में उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने भारत स्काउट्स और गाइड्स के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कोरोना घोस्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल कोरोना घोस्ट थीम पर आधारित भारत स्काउट्स और गाइड्स के 10 सदस्यों का समूह जिले के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करेगा। गौरतलब है कि जिले में लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए उपायुक्त ने कुछ दिन पूर्व कोविड-19 जागरूकता वाहन को रवाना किया था, जो पिछले 5 दिनों से अनेक जगहों पर लाउड स्पीकर्स के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रही है। कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और अब बहुत ही आवश्यक हो गया है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और जो कोरोना से बचाव के तरीके हैं उन सबका पालन करें। जिला स्तर पर हम निरंतर आईईसी एक्टिविटीज कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। उसी कड़ी में आज यहाँ से कोरोना घोस्ट को लोगों को जागरूक करने के लिए भेजा जाएगा। ये एक तरह से सिंबॉलिक होगा लोगों को बताने के लिए, दोबारा से याद दिलाने के लिए कि मास्क पहनना। अमेरिका में उपराष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की जीत के बाद पैतृक गांव में थुलेंद्रपुरम में लोगों ने जमकर जश्न मनाया और उन्हें जीत की बधाई दी। इस मौके पर लोगों ने कमला हैरिस को जीत की बधाई देने के लिए रंगोली बनाई। रंगोली में लिखा, बधाई हो कमला हैरिस, हमारे देश का गौरव। बता दें कि कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतकर इतिहास रचा है। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला का नाम दर्शन देवी बताया जा रहा है, जिसे गोविंद नगर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के कब्जे से गांजा भी बरामद किया गया। ये थाना गोविंद नगर जनपद मथुरा की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। आज सुबह थाना गोविंद नगर की पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक महिला जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है, जो कि थाना गोविंद नगर क्षेत्र की ही रहने वाली है, उसके पास से लगभग 2 किलो 200 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ गांजे के रूप में बरामद हुए हैं। तो पुलिस द्वारा संबंधित महिला को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की।
और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां आज कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व गृह मंत्री नंद कुमार पटेल की जयंती है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय नंद कुमार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल जमीन से जुड़े जननेता थे। वे छत्तीसगढ़ को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखा करते थे। इस मौके पर सीएम के सलाहकार राजेश तिवारी और दुर्ग जिले के पाटन तहसील साहू संघ के अध्यक्ष अश्विनी साहू भी मौजूद रहे। और अब खबर छत्तीसगढ़ की कवर्धा से, जहां बोडला ब्लॉक के ग्राम पंचायत बोकरखार में 3 फरवरी को सरपंच चुनाव हुआ था, जिसमें अमित यादव ने विपक्ष प्रेम नायक को 1 वोट से पराजित कर जीत हासिल की थी, जिस पर उन्हें प्रमाण पत्र भी मिल चुके थे। वहीं गांव की जनता और कार्यकर्ता इस जीत को लेकर काफी खुश थी। बता दें कि चुनाव कराने आए अधिकारी कर्मचारियों और दोनों पक्ष के एजेंट के सामने 3 बार मतदान की गणना होने के बाद परिणाम सामने आने के बाद प्रत्याशी हार गए। लेकिन इस बीच ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करने पर उतारू हो जाएंगे। तो फिर वहाँ 5 वोट निकल गए। कहाँ से निकल गए? वो बच्चे पैदा थोड़े हो गए, ब्याज थोड़े बारिश। हम ले अमीन भैया सही है, जितवान है बोला अभी तक हम वही ले चाहती हैं, मिले चाहती हैं। तो आप मन के कहना का है? आप मन के वो जीता है, वो सही है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में रुड़की नगर निगम के मेयर पद पर अभी बैठे हुए 10 महीने ही हुए हैं, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उनकी नजरों में अब मंत्रियों की भी कोई औकात नहीं रही। उनका कहना है कि पूरे नगर निगम के अकेले वही एक मालिक हैं और किसी की कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद मेयर की एक वायरल हुई ऑडियो से पूरे नगर में उनके ये शब्द चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगभग 10 मिनट की इस ऑडियो में उन्होंने कहा कि वो नगर निगम के मालिक है और जिसे चाहे रख सकते हैं और जिसे चाहे यहां से निकाल सकते हैं। उन्होंने MNA को भी कहा कि किसी अधिकारी का कोई कहना नहीं मानना, क्योंकि वह नगर निगम के मालिक हैं और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। वह किसी मंत्री के दबाव में काम नहीं करेंगे, क्योंकि वह अपने बलबूते पर जीतकर मेयर बने हैं। क्योंकि निगम वही चला सकता है जो बदतमीज हो, और अब वह सभी कर्मचारियों को अपने हिसाब से चलाएंगे, चाहे अधिकारी बड़ा हो या छोटा। सभी को उनके कहने पर चलना होगा। जो उनके मुंह से निकली बात नहीं सुनेगा, उसका नाश होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने भी सुनी उस ऑडियो को। किसी मेरे शुभचिंतक ने वो बनाई होगी। निश्चित रूप से जब जब जन समस्याएं बढ़ती हैं नगर निगम के अंदर, जनता की समस्याएं जब जब बढ़ती हैं, लोगों का दबाव रहता है, जनता के प्रति जवाबदेही मेरी है। यहाँ पे काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी हो, अधिकारी हो, अगर वो जनता की सहूलियत के लिए नहीं काम कर सकता तो मैं समझता हूँ उसे रुड़की नगर निगम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसी बैठकें मैं लगातार करता रहता हूँ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ। जनता की समस्या हमारे लिए सर्वोपरि है, और जब जब जनता की समस्या बढ़ेंगी, निश्चित रूप से अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसके बारे में बिल्कुल संज्ञान में लाया जाता है कि मुझे एक भी जन समस्या नहीं चाहिए। जो काम आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी निपटा करके जनता तक पहुंचाओ। चाहे वो HRDA की कोई NOC का विषय हो, किसी के मकान का नंबर जाना हो, कोई टैक्स से संबंधित विषय हो, किसी की टैक्स नाम परिवर्तन की फाइल पेंडिंग हो, निर्माण का कोई कार्य हो, मेन ऑफिस का हो, लीज से संबंधित हो, कोई भी काम नगर निगम से संबंधित, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, नालों की व्यवस्था हो, इसके अंदर कहीं भी नगर निगम का कोई कर्मचारी और अधिकारी अगर लापरवाही करता है तो बर्दाश्त काबिल बिल्कुल नहीं होगा। और इसके लिए सख्त रूप से मैंने निर्देश भी किए हैं, बार बार बैठक भी करता हूं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपके द्वारा कार्रवाई
उत्तराखंड में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पचवादून के रामपुर सेलाकुई में किसान उत्थान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पहुंचे। महापंचायत में राकेश टिकैत ने उत्तराखंड राज्य के किसानों की समस्याओं पर सरकार को जगाने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की वकालत की। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून पूरी तरह से किसान विरोधी है। किसान बिल से मंझोले किसान और व्यापारी प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खूब बरसे। किसानों की आत्महत्या की वजह उन्होंने सरकार की किसान विरोधी नीतियों को बताया। उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में गढ़वाल मंडल का एकमात्र सैनिक स्कूल आज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि स्कूल की आड़ में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि 2013-14 में गढ़वाल मंडल के लिए एक सैनिक स्कूल स्वीकृत हुआ था और इसके लिए उपायुक्त जगह जनपद रुद्रप्रयाग के बड़मा दिदघार को चुना गया। यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी 12 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें खुशी खुशी सैनिक स्कूल के लिए दान भी दे दी थी कि इस इलाके में शिक्षा का बड़ा हब बने और हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अधिकारी बने। हालांकि 2014 में तत्कालीन सरकार ने यहां उद्घाटन भी किया और इस सैनिक स्कूल के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हुए। पूर्व कैबिनेट मंत्री सैनिक कल्याण हरक सिंह रावत की ओर से यहां कार्य शुरू कराने का शुभारंभ हुआ, जिसमें 10 करोड़ की धनराशि आवंटित हुई। लेकिन आज तक यहाँ कोई स्कूल नहीं बना और आज भी स्थानीय लोग यहाँ स्कूल की राह ताक रहे हैं। बड़मा गांव वालों ने जो है कि 12 हेक्टेयर जमीन जो है सैनिक स्कूल के लिए दान कर रखी है। वो दान आधा अधूरा काम छोड़ के जो है सैनिक स्कूल वाले जो है सरकार जो है कुछ काम करने रही उस पर। अगर इस सैनिक स्कूल का निर्माण हो जाता तो कई लोगों को रोजगार मिल जाता, कई वहाँ दुकानें हो गई, किसी की सब्जी, ये कई रोजगार मिलते, परंतु सरकार जो है कार्य का प्रारंभ भी नहीं कर रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत द्वारा सैनिक स्कूल की घोषणा की गई। उसके कुछ समय बाद इन लोगों ने निर्माण निगम की सहायता से यहाँ पर एक पुस्तक का निर्माण किया और ग्रामीणों की जमीन को अधिग्रहण कर उसमें खाली पुस्तानाम और सड़क निर्माण किया गया। उसके बाद इन्होंने सारे गाँव को मूर्ख बनाकर वो अधूरा कार्य छोड़कर भागे तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री व तत्कालीन सांसद भुवनचंद खंडूड़ी जी तो मैं निष्क्रिय ढंग से देख रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बिल्कुल निष्क्रिय हैं इसका मामले में। वो पिछली सरकार की तरह वो भी इसी काम को बैक करते जा रहे हैं, जबकि पूर्ववर्ती केंद्रीय सरकार ने इसकी स्वीकृति दे रखी है, ये स्वीकृत कर रखा है और केंद्र सरकार को ये जानकारी है कि वहाँ विद्यालय बन रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार जो है इस मामले में निष्क्रिय है। उसका ध्यान विकास संबंधी कार्यों में नहीं है और अन्य कार्यों में वो व्यस्त हैं, बस अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में। उत्तराखंड के जोशीमठ में इन दिनों भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन भालू लोगों पर हमला कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार की सुबह देखने को मिला, जब पंकज नाम के एक शख्स पर भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे आर्मी के जवानों ने प्राथमिक उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ रेफर किया। इधर इस हमले से गुस्साए परिजनों ने वन विभाग और एम्बुलेंस कर्मी के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग का रवैया उनके प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जिसके चलते उनमें रोष है। उधर इस हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को शांत करवाया गया। वहीं वन विभाग की ओर से घायल व्यक्ति को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। देखिए, आज अभी 3 बजे करीब हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो गांधीनगर का रहने वाला है, सुबह 7 बजे उस पर भालू ने अटैक किया था और एमएच में उसका ऑपरेशन किया गया, उपचार किया गया और उसके बाद उसको फिर जो यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा है उसमें एडमिट किया गया है। यहाँ पे जो उसके मोहल्ले वाले और अन्य शहरवासी वो लोग भी इस बात सामने बाजार की बात है, ये रेलू के पास की, और यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती है। और अभी 2 साल पहले एक लड़के को पहले भी यहाँ पे भालू ने जो है कि हमला किया था और भालू यहाँ पे कितनी कैजुअल्टी हो गई। यहाँ एक
नंबर वार्ड में जो गांधीनगर का कमत गांव है, वहाँ पे भी 2-3 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है, जवान लड़कों की। और ये भालू का जो आतंक है ये लगातार ये जारी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जनता यहाँ उत्तराखंड के धारचूला में पुलिस और सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 17 साल के युवक को उसके परिजनों से मिलवाया। बताया जा रहा है कि 12 जुलाई 2019 को युवक अपने परिजनों को बिना बताए दिल्ली चला गया था। कुछ दिन दिल्ली के होटल में वेटर का काम किया, जिसके बाद वो मुंबई चला गया और मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भटकते हुए युवक पुलिस को मिला, जहां पुलिस ने सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट डोगरी चिल्ड्रन होम उमरखाड़ी में उसे रखा था। इस बीच कोरोना महामारी के कारण युवक के परिजनों को ट्रस्ट संपर्क नहीं कर सका, जिसके कारण उसे नेपाल नहीं भेज पाए। वहीं आज स्थानीय प्रशासन की सहायता से युवक को नेपाल में सौंप दिया गया है। मेरा नाम विशाल रामोशी है, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई सहारा एनजीओ की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ और बच्चे को उनके घर तक पहुँचाना हमारा एक मोटिव है कि बच्चा सही सलामत हमारे घर पहुँच सके, उनके घर पहुँच सके, उनके माता पिता को मिल सके। और हम यहाँ तक इसलिए आए कि बच्चा हमारे घर पहुँच सके। और हम यहाँ की जो धारचूला कोतवाली पुलिस है उनके सहयोग से और मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस की तरफ से हम यहाँ पर आए हैं और उसके घर तक पहुँचाने की हमारी जिम्मेदारी है। और ये परसों हमारे पास मुंबई से एक एनजीओ की टीम पुलिस टीम के साथ आई थी और एक युवक इनके साथ, एक नेपाली युवक है जिसका नाम दिनेश धामी है, नेपाल के धूलीगढ़ का रहने वाला है। तो ये लड़का पिछले साल जुलाई में नेपाल से मुंबई चला गया था, तो इसको ये एनजीओ की टीम हमारे पास लेके आई। चूँकि इंटरनेशनल मैटर था तो इसमें मैंने एसडीएम साहब से वार्ता कर झूला पुल खुलवा। और इस बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। सभी लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी खबर, पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको जानकारी दे दें कि केजरीवाल सरकार ने इस बार भी पटाखों की बिक्री पर और पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर आगे की कार्रवाई भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाएगी। दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। सभी लाइसेंस जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से निलंबित किए गए हैं। छापेमार की कार्रवाई भी की जा रही है। पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लोकेश जगवानी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। सीधी जानकारी उन्हीं से ले लेते हैं। लोकेश, पूरी जानकारी चाहेंगे। दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको जानकारी दे दूं, दिल्ली पुलिस ने पटाखों की बिक्री के लिए जो लाइसेंस जारी किए गए थे उन्हें निलंबित कर दिया है। और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश जो है उन पर अब आगे भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए पटाखों पर बैन को लेकर एनजीटी में सुनवाई हुई थी और दिल्ली सरकार ने पहले ही सभी प्रकार के जो पटाखे हैं उसे खरीदने या फिर बेचने पर रोक लगा दी थी। और अब दिवाली से पहले दिल्ली पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान पटाखा कंपनी के जो एसोसिएशन है उन्होंने कहा था कि पटाखा कंपनियों से लगभग 10,000 लोग जुड़े हुए हैं और बैन लगने से कहीं ना कहीं वो बेरोजगार भी हो जाएंगे। और इस पर एनजीटी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं लेकिन मौत का नहीं। और उसके कुछ देर बाद जिस तरह से सभी को जानकारी है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे खरीदने हो या फिर बेचने हो और उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। और अब जिस तरह की बातें सामने आ रही है पटाखों की बिक्री को लेकर, दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई माना जा सकता है, क्योंकि सभी लाइसेंस जो है उसे निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो पटाखों की बिक्री को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तमाम लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के टिहरी में वीआईपी ड्यूटी में प्रतापनगर जा रहा फायर का टैंकर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में दमकल विभाग के 4 जवान घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जबकि 3 की हालत सामान्य है। दरअसल ये लोग सीएम के कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन सुबह करीब 9 बजे चंबा पुरानी टिहरी मोटर मार्ग पर टेक्निकल फॉल्ट के चलते टैंकर करीब 100 मीटर नीचे खाई में गिर गया।
इसके बाद स्थानीय लोगों ने चंबा थाने में सूचना दी, जिन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये हमारे फायर टेंडर जहाँ पर हेवी ड्यूटी कर रहे हैं, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये यहाँ चंबा से 2-3 किलोमीटर आगे पुराने टेहरी की तरफ ये अचानक ही एक्सीडेंट हो गया है। इसमें हमारे 4 जवान थे और हल्की चोटें आई हैं, एक को थोड़ा ज़्यादा चोटें हेड में, तो अभी देख रहे हैं डॉक्टर साहब देखते तो उनको नीचे दर्द। उत्तराखंड में रोटरी क्लब ऋषिकेश ने बदलते मौसम के दौरान त्वचा से संबंधित होने वाली बीमारियों के मद्देनजर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुंबई से हाल ही में ऋषिकेश पहुंची त्वचा और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीदेवी रायचूर ने अपनी सेवाएं दी। मौके पर करीब 3 दर्जन से अधिक मरीज अपना चेकअप करवाने के लिए पहुंचे थे, जिनका डॉक्टरों की टीम ने चेकअप किया। इस मौके पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही अन्य बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य शिविर भी शहर में लगाए जाएंगे, जिससे गरीब लोग अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाकर स्वास्थ्य का लाभ उठा सकेंगे। तो आज हम रोटरी द्वारा कैंप लगाए हैं हमने यहाँ पे, जिसमें हम त्वचा और बाल संबंधित पेशेंट्स को फ्री में देखेंगे और इलाज भी उनका फ्री में हो रहा है आज। तो उसके बारे में हम लोग अभी कैंप कर रहे हैं। मेनली इस कैंप का हम मोटिव ये है कि हम लोगों को बता सके कि जो भी नॉर्मली उनको होती है, जैसे कि खुजली, खारिश या कोई भी अदर इन्फेक्शंस जो भी होती है, लोग यहाँ पे स्टीरॉयड पहले लगा लेते हैं। तो हमें वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा रोकना है, जिसमें लोगों को ये समझाना चाहिए कि स्टीरॉयड लगाने से बीमारी फैलती है, कम नहीं होती। तो वो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। ये इस मोटिव है इस कैंप के लिए। पेट के भी त्वचा रोग, बाल रोग एवं नाखून रोग ठीक होते हैं और आधुनिक मशीनें इनके पास हैं, जिसके द्वारा ये आगे इलाज कर रही हैं। हमने यही संदेश देने हेतु रोटरी क्लब के द्वारा आज ये निःशुल्क कैंप लगाया गया है, जिससे कि यही संदेश हमारे ऋषिकेश वासियों में जाए कि त्वचा रोग भी अपने आप में एक क्यूरेबल डिजीज़ है और उसके अलावा इसमें एस्टेरॉइड्स वगैरह की। हिमाचल के कुल्लू में सूबे की सियासी तस्वीर बदलने के उद्देश्य से प्रदेश में एक नए राजनीतिक दल हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी का गठन गत अक्टूबर माह में हो गया है और ये पार्टी प्रदेश की जनता को तीसरा सियासी विकल्प मुहैया कराएगी। यह बात हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और जिला अध्यक्ष मंडी महेश सैनी ने जिला मुख्यालय कुल्लू के ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई बार क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चली। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के प्रदेश प्रभारी और पूर्व में बीजेपी पार्टी के 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर राजन सुशांत के अपने जीवन में किए गए संघर्ष को देखते हुए जनता उनकी पार्टी का अवश्य सहयोग करेगी। तो मैं बता दूं, हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी का गठन 25 अक्टूबर को दशहरे के दिन हुआ शिमला में। इसके जो फाउंडर हैं, जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो डॉक्टर राजन सुशांत। हमारा जो मेन मुद्दा है जो बेरोजगारी का है, जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, इवन देश में भी फैला हुआ और हमारे प्रदेश में तो है ही है। इसमें नियर अबाउट 10 लाख के करीब जो है रजिस्टर्ड जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो है। उसके अलावा 3 लाख जो कोरोना काल में बाहर से आए हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम सरकार से अपील भी करते हैं कि रोजगार क्रिएट करें, या हमारी प्लानिंग भी पूरी हो चुकी है इस बारे में कि कैसे रोज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,